हे एवरीवन, कैंग डायनेस्टी के कॉमिक एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये कॉमिक सीरीज कैंग द कॉन्करर और एवेंजर्स की वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीरीज में से एक है। साथ ही आपको पता ही होगा कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का प्लॉट बहुत हद तक इसी स्टोरी लाइन से अडेप्ट किया जाएगा। तो अब हम मार्वल फैंस का तो ये धर्म हो जाता है कि हम कैंग डायनेस्टी के कॉमिक को पहले ही समझ लें। तो समय और ब्रह्मांड की परवाह किए बिना चलिए शुरू करते हैं। Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक तलवार की नोक पृथ्वी की तरफ इशारा कर रही है और इस तलवार को पकड़ने वाला शख्स कहता है, ये पृथ्वी अभी 21st सेंचुरी में है और ये अभी टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानते हैं। इन्होंने अभी तक वो बेसिक चीजें भी नहीं सीखी हैं जो हमारे लिए एक मजाक के समान है और जब तुम इन्हें इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ये खुद भी एक मजाक ही लगते हैं। हम देखते हैं ये आवाज किसी और की नहीं, कैंग द कॉन्करर की है। कैंग का बेटा मार्कस उर्फ स्कारलेट सेंचुरियन उससे कहता है, बट पिताजी आपने तो कहा था। कैंग मार्कस की बात को पूरा करते हुए कहता है कि इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनसे डरने की जरूरत है। मैंने हजारों सेंचुरीज में लाखों दुनियाएं जीती हैं और इसलिए मैं जंग के नियमों को अच्छे से जानता हूँ। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि एक अच्छा कमांडर बैटलफील्ड को अपने कंट्रोल में रखता है। अगर तुम्हारी आर्मी तुम्हारे अपोजिशन से ज्यादा बड़ी है तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि तुम्हें उनके कंकालों को एक रेत के समान धूल बना देना है, पर अगर तुम्हारी आर्मी छोटी है तो तुम्हें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना है और फिर तुम्हें अपनी पोजीशन लेनी है। अब अगर तुम पे अटैक हो रहा है तो सबसे बेहतर प्लान ये है कि तुम एक ऐसी जगह को अपने बेस बनाओ जहां पहुंचना नामुमकिन हो और ये जगह नेचुरली डिफेंसिबल हो। और अगर तुम अटैक कर रहे हो तब तुम्हें उसके बेस का अच्छे से अंदाजा भी होना चाहिए और साथ ही तुम्हें वहां तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका भी पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, ये जरूरी है कि तुम्हारे पास एक हाई ग्राउंड हो। ये जगह जहाँ से कैंग अपने बेटे मार्कस उर्फ स्कारलेट सेंचुरियन को युद्ध का ज्ञान दे रहा है, ये उसका डेमोस्लेस बेस है। कहानी में हम इसे कई बार देखेंगे। अब आप में से कई लोगों को हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि स्कारलेट सेंचुरियन तो कैंग का ही एक रूप है। तो मैं आपको बता दूं कि कैंग की कॉमिक हिस्ट्री हमेशा से ही बहुत कंफ्यूजिंग रही है एंड इट इज आयरॉनिकल बिकॉज कैंग खुद एक टाइम ट्रैवलर भी है। हमें कॉमिक में कई बार स्कारलेट सेंचुरियन को कैंग के दूसरे वर्जन रामाटुट के बाद दिखाया जाता है तो कभी उसे एपोकलिप्स से लड़ता हुआ दिखाया जाता है और ऐसे ही कई कंफ्यूजन्स कैंग के दूसरे वेरिएंट्स के साथ भी होते हैं। पर मैंने इन सब के बारे में बहुत डिटेल में कैंग ओरिजिन्स नाम की प्लेलिस्ट में समझाया है जहाँ मैंने कैंग के पूरे ओरिजिन को अच्छे से कवर किया है। आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैं पूरा तो नहीं कह सकता बट थोड़ा बहुत आपको स्कारलेट सेंचुरियन के बारे में भी इस प्लेलिस्ट के थ्रू पता चलेगा। कहानी में हम वापस चलें तो कैंग अपने बेटे को बताता है कि अब समय आ चुका है और अगर एवेंजर्स उनके रास्ते में आते हैं तो उनका क्या हाल होने वाला है वो सोच भी नहीं सकते। वहीं अर्थ के एवेंजर्स मैंशन में हम देखते हैं वॉलबर्ट एके कैरल डैनियल्स की ट्रेनिंग चल रही होती है और इसकी हेल्प के लिए वहां मौजूद होता है डॉक्टर हैंक पिम। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कैरल डैनियल्स की पावर्स पहली जैसी नहीं रही। जहाँ उसकी पावर्स पहले लिमिटलेस हुआ करती थी, आज वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए कैरल यहाँ पे ये चेक कर रही थी कि अब उसके पावर्स की नई लिमिट क्या है। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो कैरल को कुछ अजीब सा लगता है और अब उसकी पावर्स पहले जैसी नहीं थी और हम देखते हैं कि हैंक पिम दर्द के मारे चीखना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है, नहीं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये तो दूसरे वाले के साथ होना चाहिए था। हम देखते हैं वंडरमैन और स्कारलेट विच साथ में हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और वंडरमैन वांडा से कहता है कि वो अब शायद एवेंजर से थोड़ा दूर होना चाहता है ताकि वो अपने स्टार्टअप सेकंड चांसेस पे फोकस कर सके और वो वांडा को अपने साथ चलने को कहता है, ये बताते हुए कि वो कितना शर्मिंदा है उससे ये पूछते हुए क्योंकि वांडा एवेंजर्स की डेप्यूटी चेयर है। साथ ही सिमन एके वंडरमैन और वांडा एके स्कारलेट विच एक फिजिकल रिलेशनशिप में कुछ महीनों से हैं और इसलिए शायद उनका एक दूसरे से दूर होना उतना नहीं खटक रहा है जितना उन्हें खटकना चाहिए अगर वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते। वहीं एवेंजर्स मैंशन में हम देखते हैं टोनी स्टार्क को जो कि वांडा सिमन के साथ साथ बाकी एवेंजर्स की लोकेशन को भी देख सकता है। हालांकि एवेंजर्स की न्यू लीडर वॉस्प इस चीज से इतनी खुश नहीं है, पर टोनी उसको ये समझाता है कि हम इसकी वजह से दो टीम्स को आपस में कभी भी मिला सकते हैं। टोनी स्टार्क उससे कहता है, जैसे कि हमने ब्लैक नाइट और फायरबर्ड को कैप्टन अमेरिका के पास सिबेरिया में भेज दिया। आई वंडर वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे। कैप्टन अमेरिका, थॉर, क्विकसिल्वर, ब्लैक नाइट, फायरबर्ड और कुछ सील्ड एजेंट्स रसिया के किसी स्नोई एरियाज के पास हैं। ब्लैक नाइट बाकी एवेंजर्स से कहता है, यहाँ की विजिबिलिटी बहुत कम है, किसी तरह की अननोन हीट यहाँ की स्नो और आइस को फॉग में बदल रही है। तभी वहाँ का सील्ड एजेंट एक वीआर डिस्प्ले ऑन करता है और एवेंजर्स कुछ धुंधले फिगर्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एवेंजर्स उन फिगर्स को पहचानते थे और इसलिए वो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। वो उनसे उनकी पोजीशन जानना चाहते हैं और हम उन फिगर्स के रियल वर्जन को देखते हैं जो कि एवेंजर्स को कहते हैं, थैंक गॉड एवेंजर्स तुम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक अजीब सी रेडिएशन है जो कि
इस जोरदार धमाके के साथ उनका कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और ये देखते ही कैप बाकी एवेंजर्स के साथ वहां से निकलने लगता है। वहीं वापस एवेंजर्स मैंशन में हम देखते हैं ट्रायथलॉन को, जो कि फ्रीज में कुछ ढूंढ रहा होता है। एवेंजर्स का बटलर जार्विस जब उससे खाना खाने के लिए पूछता है तो ट्रायथलॉन उससे कहता है कि वो इस वक्त 3D मैन के बारे में पता करना चाह रहा, जो उस समय ही डिसअपीयर हुआ था जब टाइम अंडरस्टैंडिंग का बेस स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ही उसे 3D मैन जैसी पावर्स मिल गई थी। हो सकता है आपको ये कैरेक्टर और ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको इस कैरेक्टर और टाइम अंडरस्टैंडिंग क्या है दोनों के बारे में पता चलेगा। मैं इस वक्त कुछ भी बता के स्टोरी को स्पॉइल नहीं करना चाहता। कहानी में हम वापस चलें तो जार्विस ट्रायथलॉन से कहता है कि वो इस काम के लिए बाकी एवेंजर्स की मदद ले सकता है, पर ट्रायथलॉन उसे ये कहते हुए नकार देता है कि अभी एवेंजर्स उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद भी टाइम अंडरस्टैंडिंग का पार्ट रह चुका है, और वो ये तो जानते ही हैं कि एवेंजर्स और टाइम अंडरस्टैंडिंग की आपस में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। ट्रायथलॉन की ये बात वहीं से गुजर रही कैलर सुन लेती है। जार्विस उसे कहता है, अगर बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कनेक्शन को बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, अगर आप खुद एवेंजर से बात करें तो शायद कुछ हो सकता है। ट्रायथलॉन उसे कहता है, या मे बी, पर मैं ऐसा होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, पर वो तो ये एवेंजर्स मैंशन का इमरजेंसी अलार्म था, पर आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे सभी एवेंजर्स को एक साथ आना होगा। कहानी हमें यूनाइटेड नेशंस के पास ले जाती है और स्कारलेट सेंचुरियन वहां आ चुका होता है और वो कहता है, इस सहरा में रहने वाले लोग मेरी बात सुने, मैं स्कारलेट सेंचुरियन हूँ और मैं उनका दूध बन के आया हूँ जो तुम लोगों के सपनों से भी कई ज्यादा बड़ा है। वो यहाँ पे आने वाला है और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम उनके लिए जगह बनाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। तभी वहाँ पे खड़े 2 पुलिसमैन अपने आप को बहादुर दिखाते हुए उसे धमकाने लगते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी बहादुरी नहीं समझता हूँ और यही चीज स्कारलेट सेंचुरियन भी जानता है, और इसलिए वो उनसे कहता है, मेरी सलाह है कि तुम अपनी ट्यून को चेंज करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो उससे कहती है, और हमारी सलाह ये है कि अभी के अभी पीछे हट जाओ या एवेंजर्स का सामना करो। वहाँ पे हम देखते हैं वॉस्प, आयरन मैन, गोलियथ, एके हैंकमैन, विजन और वॉल बर्ट को। आयरन मैन स्कारलेट सेंचुरियन को देख के कहता है, अबे यार थोड़ा चिल रहो, चलो बातचीत करके मसला हल किया जाए। तुम्हारा जैसा एक और शख्स पहले भी हमें दिख चुका है, पर शायद तुम वो नहीं हो। स्कारलेट सेंचुरियन उनसे कहता है कि वो भले ही इस समय अर्थ के माइटिएस्ट सुपर हीरोज हों, पर वो उसके सामने कुछ नहीं है, और इसी वक्त वो अपने वेपन से उन पे अटैक करता है। कैरल सही वक्त पे उनको वार्न करती है और इसलिए एवेंजर्स उस अटैक से बच जाते हैं, पर स्कारलेट सेंचुरियन आयरन मैन के सूट के मास्क को ग्रैब कर लेता है और उसे कहता है, मैंने जिंदगी भर ये सुना है कि तुम कितने चालाक हो और कितने कनिंग हो, पर आज जब मैं तुम्हें सामने देख रहा हूँ तो तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहे। मैं तुमको मार के तुम्हें अपने मास्टर को प्रेजेंट के तौर पे दूंगा और ये मेरे लिए उतना ही आसान होगा जितना आसान तुम्हारे आर्मर की एनर्जी को खींचना है। स्लोली एंड स्लोली आयरन मैन के सूट की बैटरी ड्रेन हो रही थी, पर तभी गोलियथ स्कारलेट सेंचुरियन पे एक जोरदार वार करता है और विजन मौके का फायदा उठाते हुए स्कारलेट सेंचुरियन के पास जाके उसे बायो शॉक देने की कोशिश करता है, पर स्कारलेट सेंचुरियन का एडवांस आर्मर इसके लिए तैयार था और इससे पहले विजन संभल पाता स्कारलेट सेंचुरियन उसे वहां से उठा के खिलौने की तरह फेंक देता है। पर तभी वहां मौजूद सभी एवेंजर्स साथ मिलकर स्कारलेट सेंचुरियन को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर स्कारलेट एक बार फिर इन पे भारी पड़ता है। वॉलबर्ड एके कैरल अपने फुल पावर के साथ स्कारलेट सेंचुरियन एके मार्कस पे हमला करती है। स्कारलेट अपने आर्मर और अपने हथियार की मदद से उसको रोके रखता है, पर कैरल उस पे वार किए जा रही थी और फिर वो उसके वेपन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। स्कारलेट सेंचुरियन उसे देख के कहता है, तुम तो क्या चीज हो, तुम्हारा डट के मुकाबला करना, तुम्हारा हिम्मत दिखाना और तुम्हारी खूबसूरती, मैं पहले कभी भी तुम्हारे जैसी किसी चीज से नहीं मिला। पहले जब ये सब खत्म हो जाए तो हमारी नेक्स्ट मुलाकात की परिभाषा कुछ और होगी। कैलर उसकी आवाज सुन के बहुत शॉक होती है और उसे लगता है कि उसने ये आवाज पहले भी कभी सुनी है। इसी वक्त पीछे से ट्रायथलॉन स्कारलेट सेंचुरियन को जगह लेता है और जब वो अपनी पावर से स्कारलेट सेंचुरियन पे कुछ वक्त तक काबू पा रहा था, इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक बार फिर एवेंजर्स पे हमला कर देते हैं और तभी वहाँ एक धमाका होता है और एवेंजर्स देखते हैं कि उनके सामने कैंग द कॉन्करर है। कैंग उनसे कहता है, मैं अपने बेटे के लिए माफी चाहता हूँ, पर फिर भी वो यहाँ एक दूध बन के आया था। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ जो व्यवहार किया गया है वो किसी भी तरह से ठीक है। एवेंजर्स उसे कहते हैं कि वो पहले की तरह इस बार भी हारेगा, पर कैंग उन्हें ये कहता है कि ये वक्त जंग का नहीं है, जब उसकी बारी आएगी तब देखा जाएगा कौन जीतता है। पर इस वक्त ये एक डिप्लोमेटिक मिशन है और डिप्लोमेसी के नियमों के अनुसार एक एनवॉय से ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। और साथ ही वो एवेंजर्स को ये कहते हुए धमकाता है कि उन्हें आइडिया भी नहीं है कि वो किन पावर्स को फेस कर रहे हैं और फिर वो अपने डेमोस्लेस बेस से फायर करता है और वहीं पे मौजूद यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है।
कुछ वक्त बाद जब तक एवेंजर्स ये सब समझते हैं तब वो जल्दी से जल्दी यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की बात करते हैं। वॉस्प कैंग को जाके कहती है, मॉन्स्टर ये तुमने क्या किया? मैं उन शहीद हुए लोगों की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें। इससे पहले वॉस्प अपनी बात पूरी कर पाती, कैंग कहता है, अपने दिमाग को ठंडा करो वॉस्प, क्योंकि अभी मैंने किसी को नहीं मारा है। हम देखते हैं कि कैंग ने भले ही यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग का सर्वनाश कर दिया हो, पर उसके अंदर मौजूद लोग अभी भी जिंदा हैं और वो कैंग के फोर्स फील्ड से प्रोटेक्टेड हैं। कैंग यहाँ पे एक पॉइंट प्रूव करना चाहता था। वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है और वो चाहे तो एक दिन में पूरी पृथ्वी को तबाह कर दे, पर इस वक्त वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता है। कैंग उनसे कहता है, मैंने तुम सबका भविष्य देखा है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी दुनिया जल्द ही लेत के धूल के समान हो जाएगी और इन सब से बचने का बस एक उपाय है और वो उपाय ये है कि तुम सब मेरे चरणों पर लेट जाओ। कैंग के ये कहते ही इस कॉमिक का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैंग डायनेस्टी। तो चलिए अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।